नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज जिस व्यक्तित्व से मैं आपकी भेंट करवाने जा रहा हूं, उनका साहित्यिक परिचय बहुत विस्तृत है। वो सामान्य रूप से तो एक गजलकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने दोहे भी लिखे हैं, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उन्होंने बाल साहित्य भी रचा है और संपादन के क्षेत्र में भी उनका नाम उल्लेखनीय है। वे एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनका नाम सुनते ही हर एक के चेहरे पर प्रसन्नता और सम्मान का भाव आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज की, जो आज शब्द संवाद पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित है। उपस्थित क्या है, बल्कि मैं उनके ही घर पे हूं। ना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्द संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातचीत आरंभ करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि नाज साहब ने सन 1998 में 21वीं सदी के लिए एक गजल संग्रह आया था। इसके बाद गुनगुनी धूप गजल संग्रह था जो 2002 में प्रकाशित हुआ, उसका पुनर्प्रकाशन 2010 में हुआ। उसके साथ ही मन की सतह पर एक गीत संग्रह आया जो 2003 में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ आप ये देखेंगे कितना विचित्र संयोग है कि गीत और गजल के बाद नाज साहब का एक नाटक संग्रह आया 2010 में, जिसका नाम था जीवन के परिदृश्य। पुनः 2013 में उनका उगा है फिर नया सूरज एक गजल संग्रह आया, जिसका पुनर्प्रकाशन 2022 में हुआ। उनका जो शोध प्रबंध है उसका नाम है हिंदी गजल और कृष्ण बिहारी नूर। जी हां, नाज साहब आदरणीय कृष्ण बिहारी नूर जी के शिष्य हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम नूर जी के बारे में ही उनसे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि नूर जी की छाया जो उनमें झलकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें गजल के व्याकरण को समझाया गया था, जिसका नाम है व्याकरण गजल का, जो 2016 में आया, जिसका पुनर्प्रकाशन 2018 में हुआ और फिर उसका प्रकाशन हुआ 2023 में। फिर आपका गजल संग्रह आया नई हवाएं। इसके बाद गीत संग्रह आया साथ तुम्हारे 2022 में। दिए से दिया जलाते हुए गजल संग्रह आया 2023 में और प्रश्न शब्दों के नगर में उनका साक्षात्कार संग्रह आया है 2023 में। इसके साथ साथ काफिया नामक एक पुस्तक आई है जिसमें नए दृष्टिकोण के साथ तुकांत का प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन 2023 में हुआ। साथियों, नाज साहब ने संपादन भी प्रचुर मात्रा में किया है। संपादन में उन्होंने 2010 में वाणी प्रकाशन की पुस्तक दोहों की चौपाल का संपादन किया। 2019 में रंग रंग के फूल नामक एक पुस्तक का संपादन किया और 2019 में ही नवगीत मंथन नामक पुस्तक का संपादन किया और 2019 में ही बाल गीत मंथन नामक पुस्तक का संपादन किया। ऐसे साहित्यिक वैभव वाले व्यक्तित्व के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं हम ये साक्षात्कार। तो सबसे पहले नाज साहब, आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताइए कि साहित्य के प्रति रुझान आपका कैसे हुआ। लवलेश जी, ये बड़ा रोचक प्रश्न है। मैं 6ठी क्लास में, मैं मुरादाबाद के पास ही गांव है कुरी रवाना जी, वहां का रहने वाला हूं। वहां वो मेरा जन्म स्थान है जी। मेरे पिताजी का नाम राम गोपाल वर्मा, माताजी का नाम भूरी देवी था। और 6ठी क्लास में मेरा दाखिला मुरादाबाद के पारकर इंटर कॉलेज में कराया गया। तो मैं मामा जी के यहाँ रहता था। इत्तेफाक ये था कि वो एक बहुत बड़ा घर था और उसके 4 किराएदार उसमें रहते थे जी। एक इधर एक उधर एक उधर, आंगन सबका एक था। अच्छा। तो मुझे मुकेश और रफ़ी के गाने गाने का शौक था बहुत। अच्छा जी। मैं एक बार कोई गाना गा रहा था तो सामने एक गुप्ता फैमिली रहती थी। उसमें एक लेडी थी रजनी गुप्ता। तो उन्हें हम बुआ कहते थे, क्योंकि सबको मामा कहते थे, उन्हें बुआ कहते थे। तो वो एकदम से निकल के आई, अरे कृष्ण कुमार तू गा रहा है क्या? मैंने कहा हाँ बुआ, मैं ही गा रहा था। तो बोले, मैं सोच रही थी किसी ने रेडियो खुला छोड़ दिया। वाह। अच्छा लगा। और एक बच्चे को, जबकि 10-11 6ठी क्लास में, यहाँ 11 वर्ष की मेरी एज थी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर ये
धीरे धीरे ये गाने का शौक, गाने गुनगुनाने का शौक बना रहा जी। और इंटर से फिर मेरा लेखन शुरू हुआ। अच्छा, गांव का वातावरण था, कोई वहां पे ना तो कवि सम्मेलन होता था, ना मुशायरा होता था, और ना ही शायरी के मुतालिक कोई व्यक्ति वहां पे था। लेकिन मैं अपना लिखता रहता था गुनगुना के। उस वक्त विविध भारती पे पुराने शायरों की गजलें आया करती थी, तो मैं रात को ट्रांजिस्टर सरहाने रख के उन्हें सुना करता था, और उसी ट्यूनिंग में मैं अपनी गजल जो भी मुझे लिखनी होती थी वो लिख लेता था जी। फिर मुझे जरूरत पड़ी कि गजल के लिए कुछ ऐसे शब्दावली उसमें होती थी जो उर्दू फारसी के होते थे शब्द जी, तो वो सीखने की जरूरत पड़ी। तो मैं गांव में एक मदरसा था, वहां गया, तो वहां एक मौलवी साहब थे। मैंने उनसे गुजारिश की कि साहब मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। मौलवी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत खुश हुए, तो बोले हम सिखाएंगे आपको जी। फीस तय हुई हमारी 20 रुपये महीना। अच्छा। तो वो रोज आते थे, शुरू के 15 मिनट हम लोग चाय वाय पीते थे, उसके बाद 15 मिनट वो हमें पढ़ाते थे। उसके बाद मैं लिखता पढ़ता रहता था, उसका रिवीजन जो सिखा के जाते थे वो करता रहता था। फिर मैंने उर्दू से ही हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एक एक विषय से जी ये मैंने एग्जाम दिए, बाद में किए। उसके बाद फिर मुरादाबाद में मेरे एक दोस्त रहते थे, राकेश शर्मा, बहुत अच्छे गजलकार थे, विकलांग थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन शेर बहुत अच्छे कहते थे जी, और उनका कंठ भी बहुत अच्छा था। तो मुझसे एक रोज बोले कि नाज भाई आज कृष्ण बिहारी नूर मुशायरे में आ रहे हैं मुरादाबाद। कलेक्टेड कर्मचारी यूनियन का हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, कवि सम्मेलन मुशायरा, 26 जनवरी के आसपास। अच्छा। तो बोले कि हम चाहते हैं कि तुम उनके शिष्य बन जाओ, नूर साहब के। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं मंच पे जाके नूर साहब के करीब बैठ गया और उनसे रिक्वेस्ट की, बताया कि सर मेरा नाम कृष्ण कुमार नाज है और मैं आपका एड्रेस चाहता हूं। बोले हाँ हाँ लिखो, कृष्ण बिहारी नूर, 67 गौसनगर, लखनऊ। तो मैंने कहा सर गौसनगर बताया ना आपने? बोले हाँ हाँ लाओ हम लिख दें। तो उन्होंने रोमन में जी एड्रेस लिख के दिया। घर पे आके मैंने फिर एक चिट्ठी लिखी कि सर मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, आपकी कौन कौन सी किताबें छपी हैं और कितने कितने की हैं जी। तो उनका पोस्ट कार्ड आया, और भूल गए होंगे कि किसी से मुलाकात हुई थी, तो लिखा आदरणीय नाज साहब जी, मेरी 2 किताबें छपी हैं, दुख सुख और तपस्या, लेकिन आप उनका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो उर्दू में है। मैंने फिर चिट्ठी लिखी कि मैं उर्दू जानता हूं और आपको पढ़ना चाहता हूं। तो अगली चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि दुख सुख तो मेरे पास नहीं है, खत्म हो गई है, तपस्या है, और उसकी कीमत शायद 35 रुपये उन्होंने लिखी थी। मैंने वो कीमत मनी ऑर्डर से भेज दी जी, और कुछ दिन बाद किताब मेरे पास आ गई। किताब पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको चिट्ठी लिखी, उसमें मैंने 2 गजलें भी अपनी भेजी उनको। अच्छा। कि मैं ये गजलें इस्लाह के लिए आपके पास भेज रहा हूं। और उन्होंने दोनों गजलों में एक गजल को बहुत अच्छा बताया, बोली ये गजल बहुत अच्छी है, और दूसरी गजल कमजोर है। अच्छा। उन्होंने उसमें इस्लाह भी की, बहुत अच्छी तरमीम उसमें की जी। और वो एक बज़्म फिक्रोफन, एक पत्रिका छपती थी मुंबई से। अच्छा। वो गजल मेरी उन्होंने वहीं से वहां भेज दी छपने। खैर वहां भी छप गई वो। फिर मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले आपको इसके लिए लखनऊ आना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा सर मैं आऊंगा। खैर अमर उजाला से मैंने छुट्टी ली और शाम के समय में लखनऊ पहुंचा जी, 4 बाग पे। तो उस किताब में जो भूमिका लिखी हुई थी
उसमें मैंने पढ़ रखा था कि एक उप प्रबंधक के पद से रिटायर हुए हैं आरएलओ से। अच्छा। आरएलओ यानी रिटर्न लेटर ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस की एक शाखा है जो चिट्ठियां गुम हो जाती हैं तो वो पहले आरएलओ जाती हैं और आरएलओ में उनको खोला जाता है और प्रेषक या प्रेष्य जो भी एड्रेस उसमें लिखा होता है वो आरएलओ उस चिट्ठी पे एड्रेस लिख के भेज देता है। अच्छा। और अगर कोई एड्रेस नहीं होता तो वो डीएलओ को भेज दिया जाता है, डेड लेटर ऑफिस। अच्छा। वहां रिकॉर्ड में चढ़ने के बाद उस चिट्ठी को खत्म कर दिया जाता है। तो चारबाग पे मैंने रिक्शे वाले से कहा कि घोषनगर चलना है। बोले साहब ये कहाँ है? मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई। कहीं से मैंने पूछा, बोले हम नहीं जानते। तो फिर मुझे ध्यान आया कि वो पोस्ट ऑफिस में रहे हैं, तो वहीं एक पोस्ट ऑफिस था। मैं वहाँ गया, स्टेशन पर ही मैंने रिक्वेस्ट की बाबूजी से कि हमें ये बता दीजिए घोषनगर कहाँ है। तो मुझसे बोले आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मुरादाबाद से। बोले किन के यहाँ जाना है आपको? मैंने कहा सर कृष्ण बिहारी नूर साहब के यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, देखिए आप ऐसे जाएंगे तो मैंने कहा नहीं समझ पाऊंगा, रिक्शे वालों को समझा दीजिए जी। तो रिक्शे वालों को उन्होंने समझाया कि आप जाइए, रकाबगंज से पहले ही एक डॉक्टर सक्सेना है दांतों वाले, उनके बराबर से गली गई है, थोड़ा सा अंदर चलेंगे वहीं नूर साहब का मकान है। खैर मैं पहुंचा, वहां लिखा था के बी नूर। कॉल बेल दबाई तो नूर साहब आए उतर के और ड्राइंग रूम में बैठे। मैंने चरण स्पर्श किए और फिर नूर साहब ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मैंने मिठाई एक का डिब्बा में ले गया था, मैंने उनको पेश किया तो डिब्बा खोल के बोले लो पहला पीस तुम ही उठाओ। तो मैंने खैर पहला पीस उठाया, फिर नूर साहब ने भी उठाया और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ चीजें समझाई और फिर मैं वहां से चल दिया। तो ये मेरा जो प्रारंभिक जो लेखन तो हालांकि 78-79 से शुरू हो गया था जी। और 82 में मेरा पहला प्रोग्राम भी रेडियो पे आ गया था। अच्छा, अरे वाह। उस समय थे मोहम्मद अली मौज। अच्छा, युव वाणी में आया था। तो वहाँ की बड़ी एक मजेदार एक बात है, छोटी सी बात है जी। मैं ड्राइंग रूम में, वेटिंग रूम में जाके बैठ गया तो चपरासी आए, बोले कृष्ण कुमार नाज कौन है? मैंने कहा साहब मैं हूँ। चलिए साहब बुला रहे हो। मैं गया, लिखा था मोहम्मद अली मौज, कार्यक्रम अधिष्ठाता युवाणी। तो मौज साहब को नमस्ते की, बोले हाँ आप क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा सर गजल पढ़ना चाहूंगा। दिखाइए। मैं डायरी ले गया था तो उर्दू में ही लिखी हुई थी। तो मुझसे बोले, गजलें उन्होंने पढ़ी, बोले भाई इसमें तो कमियां हैं। तो मेरी जबान से भी निकला, मैंने कहा सर खामियां हैं तो आप ठीक कर दीजिए। वो मुस्कुराए, बोले अच्छा 15 मिनट आप बैठिए, मैं आपको अभी बुलाता हूँ। तो मौज साहब के सामने एक सज्जन और बैठे थे, वो बोले कि साहब हो सकता है ये गजलें किसी और की हों। तो मौज साहब का बड़ा बेहतरीन जवाब था, बोले नहीं गजलें तो इन्हीं की हैं, किसी और की होती तो मुकम्मल होती। क्या बात है। तो पहला प्रोग्राम था मेरा जी। फिर वहां से निरंतर आज तक प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं जी। ये शुरुआत है। अच्छा। तो हालांकि मैं ये प्रश्न आपसे बाद में पूछने वाला था कि नूर साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे आप उनके शिष्य बने, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पहले बता दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है कि आप, हालांकि परिचय मैंने बता दिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गजल के अतिरिक्त आप कौन कौन सी विधाओं में लिखते हैं? देखिए मूल रूप में तो मेरी जो विधा है जी, वो मैं गजल का ही जी बिल्कुल छात्र हूँ जी। और इस दौरान मैंने कुछ गीत भी लिखे हैं जी। 2 किताबें आई हैं, मन की सतह पर और साथ तुम्हारे। गीत लिखने की कहानी भी थोड़ी सी अलग है। लगा कि गजल में अपनी भावनाओं को 2 पंक्तियों में आप कैसे उकेर सकते हैं। लगा कि उसमें एक अधूरापन रह जाता है
और किशन सरोज बने मेरे आदर्श। अच्छा अच्छा। जब वो गाते रहते थे, धर गए मेहंदी रचे दो हाथ जल में दीप, जन्म जन्मों ताल साहिलता रहा मन। तो मुझे लगता था जैसे वो अपनी नहीं मेरी व्यथा गा रहे हो। तो वहां से मेरा गीत लेखन शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। और एक गीत मैंने लिखा, उनका गीत था कि नागफनी आंचल में बांध सको तो आना, धागों बिंधे गुलाब हमारे पास नहीं। तो मैंने गीत लिखा, शीश महल सपनों के टूट गए तो टूटे, किसले जैसा रूप कहां से हम लाए। ये उन्हीं के गीत को गुनगुना के जी उसी छंद में उसी तरह से मैंने ये गीत लिखा। और मैं किशन सरोज जी के पास गया भी कि दादा ये आपके इस गीत को गुनगुना के मैंने ये गीत लिखा है जी, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो बहुत खुश हुए, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो गीत और गीत के साथ साथ कुछ दोहे भी लिखे हैं और 4 नाटक लिखे हैं जी जी। वो भी आकाशवाणी रामपुर में राम कुमार सक्सेना जी वहाँ पे थे, रिटायर हो गए हैं। बहुत प्यार करते थे मुझसे। एक रोज कहा कि कृष्ण कुमार यहाँ नाटक नहीं आ रहे हैं हमारे पास, तुम कुछ नाटक लिखो। तो मैंने लिखे वो, और वो 4 ही नाटक उन्होंने खरीद लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और 4 को ही प्ले कराया उन्होंने। तो नाटक है और गीत है। हाँ, गीत दोहे भी आपने? हाँ, कुछ दोहे भी लिखे। दोहे भी। हाँ, तो ये विधा है जी जी। अच्छा, लेकिन मूल रूप में गजल है। अच्छा, आपके जो संपादन में है उसमें एक बाल साहित्य का भी कुछ संग्रह है। हाँ, संपादन में उसका कुछ, उसके विषय में कुछ बताइए। हाँ, वो राजस्थान का एक प्रकाशन है, दिल्ली में उनका ऑफिस है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था एक बार, और वहां मीटिंग में फिर उन्होंने मुझे 2-3-4 जिम्मेदारियां सौंपी थी। बोले एक नवगीत संकलन, और एक बाल गीत संकलन जी, एक गीत संकलन जी, और एक और उन्होंने प्रेम गीत संकलन 4 किताबों के लिए मुझसे कहा था। तो 2 तो मैंने तुरंत उनको दे दी थी। तो उन्होंने वो छापी। आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, समकालीन गजल, और एक परंपरागत गजल तो अपनी है ही, है ना। तो आप बताइए, हालांकि सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समकालीन गजल और जो हमारी आपकी जो परंपरागत गजल है उसमें क्या अंतर है। देखिए, परंपरागत गजल से मतलब है उर्दू गजल से जी, और उर्दू गजल का जो इतिहास है वो करीब 400 साल पुराना है। वहां पे आप ये देखेंगे कि उर्दू क्षेत्र में शिल्प पे बहुत परिश्रम किया जाता है जी, शिल्प और भाषा पे जी जी। परंपरागत गजल ज्यादातर श्रृंगारिक है, और श्रृंगार में कई बार मैंने ऐसे भी शेर पढ़े हैं जो अशिष्ट भी पढ़े हैं, और श्रृंगार में ऐसे शेर भी पढ़े हैं कि जो अध्यात्म की ऊंचाइयां छूते हैं जी जी। लेकिन परंपरागत गजल में एक चीज रही कि वो जो गजल है कभी भारत की संस्कृति से नहीं जुड़ पाई। वहां पक्षियों में आपको जिक्र मिलेगा बुलबुल का, जो हमारी जो वर्तमान गजल कहिए या समकालीन गजल कहिए या हिंदी गजल कहिए जी जी जी, इसमें आपको भारतीय संस्कृति मिलेगी। वहां आपको दजला फरात नदियों का जिक्र मिलेगा, यहाँ आपको गंगा यमुना सरस्वती जो भारतीय नदियां हैं इनका जिक्र मिलेगा। वहां आपको दानी में हातिम ताई का जिक्र मिलेगा जी, यहाँ आपको दानी में कर्ण का जिक्र मिलेगा। उर्दू गजल में आपको फारसी की इजाफतें मिलेंगी जी, जबकि हिंदी गजल में वो इजाफतें नहीं हैं। ये उसका फर्क है। दूसरे जो हिंदी गजल है, अभी मैंने बताया कि उर्दू गजल जो परंपरागत गजल है वो श्रृंगार और जाम पैमाना फूल तितली जी, इन सब के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन हिंदी गजल में जो समकालीन गजल है इसे समाज से मुख्य रूप से जोड़ा गया है।
वहाँ आपको समाज भी मिलेगा, वहाँ आपको भारतीय संस्कृति भी मिलेगी, वहाँ आपको भारतीय अध्यात्म भी मिलेगा, तो वहाँ आपको धर्म भी मिलेगा। लेकिन वो सब अपने ही दायरे में, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, वहाँ मुहावरे भी मिलेंगे, तो भारतीय मुहावरे मिलेंगे, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए मुहावरे मिलेंगे। तो समकालीन गजल और परंपरागत गजल में ये अंतर है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो परंपरागत गजल है उसका भारतीयकरण जो है वो समकालीन गजल है। देखिए, भारतीयकरण तो नहीं कहा जा सकता इसको। हर भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं और हर भाषा की भी अपनी संस्कृति होती है। हिंदी की जो संस्कृति है वो भारत को साथ लेकर के चलने वाली है। वहां वो चीज उतनी नहीं दिखाई देती। हालांकि आज तो जब से कवि सम्मेलन और मुशायरे एक साथ होना शुरू हुए हैं जी, तब से ये भाषाई जो अंतर था धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है जी। उर्दू के कवि जहां कुछ जीने उतरे हैं, वहीं हिंदी के कवि कुछ जीने चढ़े हैं। यानी उर्दू वालों ने फारसी और अरबी के जो मुश्किल अल्फाज थे, जो प्रचलन में नहीं थे, उनको त्यागा है, और जो हिंदी गजलकार हैं उन्होंने संस्कृत के शब्दों को का परित्याग किया है जी, जी, जी। भाषाई स्तर पर अगर हम देखें तो अब उर्दू और हिंदी की गजल में कोई बहुत फर्क नहीं लगता। संस्कृति में फर्क मिलता है जी, जी। लेकिन भाषा आपको वही साफ सुथरी और उसी तरह की मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि उर्दू के लोगों ने भाषा और शिल्प में मेहनत बहुत की है जी, जी, जी। हमारे यहाँ हिंदी में पता नहीं क्यों लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते। वो कहते हैं अरे ये तो चलता है। चलता क्यों है? हम चला रहे हैं इसलिए चलता है। हम चलाना बंद कर देंगे तो क्यों चलेगा? जी, जी, जी। अच्छा, फिर वो कई बार शिल्प में भी समझौता कर लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक बात यहाँ पर मैं नाज साहब जानना चाह रहा था, आजकल एक बड़ी बहस होती है कथ्य और शिल्प को लेकर के। कुछ लोग कथ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कहते हैं कि कथ्य अगर आपका अच्छा है तो शिल्प थोड़ा बहुत ढीला भी है तो चल जाएगा, और कुछ लोग ये का कहना ये होता है कि कथ्य और शिल्प दोनों बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं कथ्य और शिल्प के बारे में? देखिए, शिल्प कविता का शरीर है जी, कथ्य कविता की आत्मा है जी। न तो शरीर के बगैर आत्मा रह सकती है और न आत्मा के बगैर शरीर जिंदा रह सकता है जी, जी। दोनों ही महत्वपूर्ण है बिल्कुल। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि कथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और शिल्प नहीं है महत्वपूर्ण, मेरी दृष्टि में वो परिश्रम से जी चुराने वाले लोग हैं। ये चीज हमें उर्दू गजल से सीखनी चाहिए जी, कि वहाँ शिल्प में बहुत मेहनत करते हैं लोग, और भाषा भी वहाँ मंजी हुई मिलेगी आपको जी। उर्दू गजल की भाषा में एक प्रवाह भी मिलेगा और एक मधुरता भी मिलेगी, जबकि हिंदी गजल में कई स्थानों पे भाषाई खुरदरापन भी दिखाई देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक कीमती कपड़ा खरीद के लाए हैं जी, और आपने एक अनाड़ी टेलर को शर्ट सिलने के लिए जी। वो शर्ट कहीं कम आपको टाइट आ रही है, कहीं ढीली है, तो आपके शरीर को अच्छी नहीं लगेगी। यानी आपका जो पैसा था वो जाया हो गया जी। और आप सस्ता कपड़ा लाइए, एक अच्छे टेलर से सिलवाइए, तो शरीर को आपके बहुत अच्छी लगेगी वो शर्ट लगती है, और आप उसको पहनते भी हैं। और अगर कपड़ा भी अच्छा हो और टेलर भी अच्छा हो, फिर तो कहने ही क्या है। वही चीज शिल्प और भाव के साथ है जी। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों में से किसी की महत्ता को भी नकारा नहीं जा सकता जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शिल्प और भाव दोनों ही महत्वपूर्ण है, शिल्प और कथ्य दोनों ही महत्वपूर्ण है, और दोनों की महत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य है, विशेष रूप से गजल में तो अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एक पुस्तक है व्याकरण गजल का जी, तो मैंने भी वो पुस्तक पढ़ी है, और मैंने उसमें ये पाया है कि गजल के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी पुस्तक है, वो उसे पढ़ना चाहिए सबको। तो इस पुस्तक को लिखने का पीछे क्या कारण रहा, और फिर किस तरह से आपने इस पुस्तक को किया? क्योंकि नहीं बहुत ये पुस्तक जो है आपकी बड़ी चर्चित पुस्तक है व्याकरण गजल का, और कोई गजल सीखने वाले जो
विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मैं भी ये कहता हूँ कि आप वो पुस्तक पढ़िए, तब आपको गजल समझ में आएगी। इसके बारे में कुछ बताइए। ये पुस्तक है वो व्याकरण गजल का। हुआ यूं कि मैंने अपने गुरुदेव कृष्ण बिहारी नूर साहब पर शोध कार्य किया था, तो भाषा और शिल्प को लेकर उसमें एक अध्याय था जी। एक बार यहां से एक छोटा सा वाकया और सुनाना चाहता हूं। स्वागत। एक बार नूर साहब से किसी बहर को लेकर बात हो रही थी, तो नूर साहब ने मुझे इतनी इतनी पतली किताबें थीं 7-8 जी, और वो एक बंच में सिली हुई थी। कोई 100 साल पुरानी थी, कोई 80 साल पुरानी थी, कोई 120 साल पुरानी थी। इतनी पुरानी किताबें थी, उनका कागज भी टूट रहा था। बोले लो ये ले जाओ और इसे पढ़ना। तो शोध कार्य में वो पुस्तक मेरे बड़े काम आई जी। और उसके अलावा कई और पुस्तकें भी मैंने पढ़ी। वो शोध मेरा आ गया। उसके बाद दीक्षित दनकौरी जी, जी, दिल्ली के जी, बिल्कुल, बहुत प्रतिष्ठित गजलकार हैं जी। उनका फोन आया मुझ पे। बोले ना साहब ये किताब एक छपनी है और ये बहुत जल्दी तैयार करके देनी है जी। उनका ठीक है। तो चूंकि काफी मेरा काम उसमें शोध ग्रंथ में था ही, उसके बाद मैंने और उसको डेवलप किया और 112 पेज की किताब जी ये सामने आई 2016 में। जी जी। फिर उसके बाद कुछ मित्रों ने कहा कि इसे अगला एडिशन जब छपवाएं तो ये चीजें इसमें बढ़ाइए, कुछ उन्होंने बिंदु मुझे बताए। तो वो 2018 में उसका दूसरा एडिशन किताब का छपा, लेकिन वो 128 पेज का था। 112 से 128 पेज का हुआ। पृष्ठ संख्या बढ़ गई, पृष्ठ संख्या बढ़ गई जी। उसके बाद एक मेरी किताब आई काफिया, अभी आपने जिक्र किया था। जी जी। वो ये किताब है, पतली सी किताब है और 72 पेज की किताब है। काफिया गजल का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस पुस्तक को मैंने तीसरे संस्करण में, चूंकि कुछ लोग मंगवाते थे तो उन्हें 2 किताबें भेजना पड़ती थी। हाँ, तो कुछ मित्रों ने सुझाव दिया कि इसको उसी में शामिल कर लिया जाए। तो मैंने उसके दूसरे एडिशन में ये काफिया वाली पुस्तक शामिल की और उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, कुछ उसको जो संशोधन भी उसमें किए। तो जो परिवर्धित संस्करण आया तीसरा, वो 200 पेज का है। अच्छा। और वो अभी पिछले साल 2023 में वो संस्करण आया है और ये बड़ा चर्चित संस्करण रहा और इसमें बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन भी आते हैं। जी बिल्कुल। और अभी तक लोग किताबें मंगवा लेते हैं। हाँ, छात्रों को मैं ये किताब, जो छात्र हैं और मैं चूंकि छात्र सभी रहे हैं, छात्र के पास पैसे वैसे तो होते नहीं, माता पिता जो देते हैं वो थोड़ा बहुत देते हैं जेब खर्च के लिए। छात्रों से मैं कभी कोई पैसा नहीं लेता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और डाक खर्च भी मेरा ही होता है जी। मैं उनसे इसी के लिए भी नहीं कहता। हाँ, जो दूसरे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आप चाहें तो कुछ पैसा बिल्कुल इसका डलवा दीजिएगा। ये बहुत चर्चित किताब रही देश भर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका लिखने का, व्याकरण गजल का आपकी बड़ी चर्चित किताब रही है और अभी भी चर्चा में है और गजल सीखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अब तो मुझे लगता है कि गजल के छात्र और बढ़ जाएंगे। जब आपने कह दिया है कि छात्रों को आप ये पुस्तक निःशुल्क भेजते हैं अपने डाक खर्च से, तो गजल के छात्र और बढ़ जाएंगे। गजल में मुख्य रूप से गजल की बात करते हैं तो गजल में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है। आपके खुद के गुरु भी आदरणीय कृष्ण बिहारी नूर साहब रहे हैं और नूर साहब तो मुझे लगता है कि रघुपति साहब फिराक के बाद नूर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उर्दू में अपने आप को वो उस स्थान पर स्थापित किया जहाँ पर बड़े बड़े उर्दू के शायर या मुस्लिम शायर जो हैं स्थापित हैं ना, नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके शिष्य रहे। तो मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि गजल में खास तौर पर गुरु शिष्य परंपरा का कितना महत्व है? क्या ये आज भी जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने लवलेश जी। आप चूंकि खुद अध्यापक हैं, एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जी। गुरु शिष्य परंपरा गजल ही नहीं, मेरा मानना तो यह है कि दूसरी विधाओं के लिए भी होने चाहिए जी। कोई भी विधा हो उसके लिए बहुत आवश्यक है जी। और मैं किसी ऐसे वैसे उस्ताद की बात नहीं कर रहा हूं। आमतौर पे
हमारे साहित्यिक क्षेत्र में कोई उस्ताद अपने किसी शिष्य से पैसा भी नहीं लेता है। मैंने खुद एक बार नूर साहब से जिक्र किया था कि गुरुजी मुझे क्या सेवा, कुछ उस तरह का। वो समझ गए, मैं बोल भी नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो समझे और मुझसे बोले, नाज, ना तो हमारे उस्ताद ने कभी हमसे कोई पैसा लिया और ना हम अपने शागिर्दों से लेते हैं, बल्कि हमारे उस्ताद कई बार, मैं नूर साहब की बात कर रहा हूँ, कि बड़ा ख्याल रखते थे और बच्चों की तरह प्यार करते थे जी। और जो कुछ भी है मेरे पास वो उन्हीं की देन है जी। सिर्फ अगर किताब से आप सीख सकें तो स्कूलों की आवश्यकता ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किताब सामने है, एक अध्यापक के पास भी वही किताब है, छात्र के पास भी वही किताब है, लेकिन छात्र पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो उसमें से नहीं छांट पाता, वो अध्यापक जरा सी देर में आपको बता देता है कि ये महत्वपूर्ण है और ये चीज यहाँ मिलेगी जी जी। बिल्कुल। तो गुरु का स्थान तो बहुत जरूरी, मतलब बहुत ऊंचा है, और गुरु शिष्य परंपरा को मैं तो बहुत आवश्यक मानता हूँ जी जी जी। वहां से हिंदी में जो ये थोड़ा सा कमजोरी है जी, वो गुरु शिष्य परंपरा के अभाव के कारण है। और चलिए, अगर कोई गुरु नहीं भी है तो आप जो नई गजल कह रहे हैं वो कम से कम अपने दोस्तों को सुना दीजिए, जो आपके शायर दोस्त हैं जी, जो गजलकार दोस्त हैं, उनको सुनाइए। और अगर कोई उसमें खामी निकालता है, बताता है, तो उसको धन्यवाद दीजिए जी। और उस कमी को अगर वो ठीक लग रहा है आपको तो उसको दूर कीजिए जी। लेकिन होता यह है कि अगर कोई दोस्त किसी को टोकता है तो नाराज हो जाते हैं। अब वो नाराज होने वाले से अब वो कौन अपने संबंध खराब करना चाहे। तो इसलिए जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि में गुरु शिष्य परंपरा बहुत जरूर, बहुत आवश्यक जी जी जी। गुरु शिष्य परंपरा केवल गजल में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में, हर विधा में, क्योंकि गुरु ही जो है वो आगे बढ़ा करके लेके जाता है अपने शिष्य को। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने नाज साहब कही है। एक सामान्य सी बात और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि आपने तो चूंकि कई मंच साझा किए हैं, आजकल की परिस्थितियां जो मंचों की चल रही हैं उसके विषय में आपके क्या विचार हैं। और एक और इसी के साथ प्रश्न जोड़ना चाहता हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह की साहित्य में जिस तरह की गतिविधियां हुई, काफी चर्चा में भी रही और काफी थू भी साहित्य की हुई है, उस पर आपके क्या विचार है? ये सब स्थितियां साहित्य को कहां लेके जा रही हैं? लवलेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले तो हम आज के मंच को देखें जी और पुराने मंचों से तुलना करें। उस समय पैसा नहीं होता था, कविता होती थी। आज पैसा है लेकिन कविता गायब है। और कविता इसीलिए गायब है कि वहां मंच पे पैसा है। आप आज उस पैसे को खत्म कर दीजिए, पुरानी स्थिति में ले आइए, कविता फिर से मंच पे जिंदा हो जाएगी जी। आज है क्या कि जो युवा वर्ग है वो कविता में रोजगार तलाश रहा है। आप देखेंगे मंचों पे बहुत से अधकचरे लोग भी हैं जी। लेडीज में भी बहुत सारी लेडीज हैं जिन्हें के जो सिर्फ कंठ के बल पर वहां पे छाई हुई हैं और थोड़े से हाव भाव के बल पे छाई हुई हैं, लेकिन उनकी कविता में आपको कुछ नहीं मिलेगा जी। तो जब तक पैसा है तब तक लोग उसमें से रोजगार तलाश रहे हैं। और एक चीज और है कि अगर पैसे के लिए कविता लिखी जा रही है तो सामने वाला अगर ताली बजा रहा है, कवि का जो उद्देश्य ताली बजवाना है फिर सामने जी। और ताली किसी अच्छी कविता के लिए, तो मैं समझता हूं कि आज श्रोता भी उस तरह के नहीं रह गए हैं कि जो अच्छी कविता को समझ पाए। आज जो मंच है वो देखने की चीज ज्यादा रह गया है, वरना पहले जो बुजुर्ग जाते थे, मैं मुरादाबाद का ही जिक्र करता हूं आपसे कि यहाँ लोग बुजुर्ग अपने परिवार के साथ आते थे, बीवी, बच्चे, बेटियां, बहुएं, सब लोग आते थे और नाश्ता लेके आते थे, बाकायदा कंबल लेके आते थे और तड़के में जाते थे जी। वो एक कितना शानदार दौर था।
आज आपको कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग नहीं मिलेगा वहां बैठा हुआ। और आज तो ये भी पता नहीं चलता कि कौन सा कवि कितना अशिष्ट हो जाए, कितना अश्लील हो जाए, ताकि बच्चों के साथ उस कविता को सुनने में शर्मिंदगी न महसूस हो। जी। तो आज की जो कविता है वो बिकाऊ तो है लेकिन टिकाऊ नहीं है। मतलब मंच की स्थिति इस समय, मंच की स्थिति, आज आप पैसा खत्म कर दीजिए वहां से, मंच फिर वहीं आ जाएगा। हाँ, और जो लोग ये कहते हैं कि साहब कविता की मंच की कविता अलग होती है, साहित्यिक कविता अलग होती है, मैं तो इस बात को नहीं मानता। जी। मैं तो कहीं मंच पे जाता भी हूं तो मुझे ये चिंता नहीं रहती कि कोई मुझे हूट करेगा या कोई मुझे दाद देगा या नहीं देगा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व रहता है कि मैंने ओछी कविता आज तक नहीं पढ़ी है। जी। उस तरह की कविता मैंने लिखी ही नहीं, पढ़ने की बात तो रही दूसरी। तो पैसे में जितने बड़े बड़े कवि, आप नीरज जी जब तक थे जी, आप उन्हें 25,000 रुपए में बुला सकते थे। किशन सरोज जी जब तक थे आप उन्हें 15-20 हजार रुपए में बुला सकते थे। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो कविता के शिखर पुरुष, ये सस्ते में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास कविता थी। और आज अगर किसी जोकर से आप कहें तो वो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लूंगा। सही बात है जी। तो कविता से अगर पैसा खत्म हो जाए तो कविता फिर अपने पुरानी स्थिति में वापस आ सकती है। जी। आमतौर पर कहा यह जाता है कि गजल लिखी नहीं जाती, कही जाती है। ये थोड़ा सा समझाइए, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, यहाँ 2 स्थितियां हैं। गजल आपने, जहां तक मैं समझता हूं जी, इसका बहुत गहराई से तो मैंने भी अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हाँ, जो मैंने सोचा है वो बताना चाहता हूं कि आपने मेरी गजल डायरी में लिखी जी, तो लिखना तो वो भी हुआ। हाँ। आप ये कहेंगे कि मैंने नाथ साहब की गजल लिखी है, लेकिन जब आप गजल कहते हैं तो उसमें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये गजल मेरी मैंने गजल कही है। तो उससे इस बात का संकेत मिलता है, लिखने और कहने का यही अंतर है कि लिख तो हम कुछ भी सकते हैं, किसी की भी रचना लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक कहने का प्रश्न है तो वो अपनी ही रचना को कह सकते हैं। मैंने कही है, मैंने गजल कही है, और आपने मेरी गजल लिखी है, आपने मेरी गजल ये जो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है कि जो कवि के द्वारा रचना प्रस्तुत की जा रही है उसकी स्वयं लिखी हुई है, तो वो यही कहेगा कि मैं ये गजल कह रहा हूँ। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस गजलकार के, उस कवि की गजल को लिखता है तो वो लिखना है नाथ साहब के अनुसार। आपने तो, चूंकि आपकी किताबें गजल की हैं और आपने संपादन कार्य भी किया है, और आप दोनों ही प्रकार के गजलकारों को या कवियों को जानते हैं, जिनकी पुस्तकें भी हैं और जो मंच पर भी हैं। तो मैं पुस्तकों वाली बात करता हूं। अभी मंच की बात आपने बताई दी कि मंच से कविता समाप्त सी होती जा रही है, पैसा उसमें बढ़ता जा रहा है। मैं पुस्तकों वाली गजल की बात कर रहा हूं। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आज गजल में आलोचना की कमी है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। हिंदी गजल में वास्तव में आलोचना की कमी है जी। उसका कारण यह है कि ज्यादातर आलोचक ऐसे हैं जो गजल से परिचित नहीं है, जो उसके छंद विधान से परिचित नहीं है। जबकि आलोचक के लिए जब तक उस के शिल्प से परिचय ना हो आलोचक का जी, तब तक वो उसकी सही आलोचना नहीं कर पाता। कई ऐसे आलोचक मैंने देखे हैं जो गद्यकार हैं, कविता से उनका कोई वास्ता नहीं, ना वो गजल कहते हैं ना वो गीत लिखते हैं जी। अगर वो कविता भी लिखते हैं तो अछांदी कविता लिखते हैं, यानी शिल्प से, उससे छंद से उनका कोई वास्ता नहीं। अब वो जब आलोचना लिखेंगे, आलोचना करेंगे किसी गजल की, तो वो सिर्फ शब्द देखेंगे, भाव देखेंगे, वो शिल्प को नहीं देख सकते। इसलिए आलोचना ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए कि जो शिल्प से भी परिचित हो और उसकी खूबियों और खामियों को देख सके जी। बहुत सारे आलोचक, बहुत सारी किताबें आई हैं। अब एक सज्जन हैं, उन्होंने नवगीत पर, गजल से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ जी, नवगीत पर एक ग्रंथ निकाला है, नवगीतकारों पर, नवगीत पर नहीं, नवगीतकारों पर। और वो
कहते हैं कि मैंने ये आलोचना का क्षेत्र है, तो मेरी नजर में वो नवगीत की परवरिश की बात नहीं, बल्कि नवगीतकारों की परवरिश की बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि लवलेश जी पर एक आर्टिकल लिखना है, तो लवलेश जी से मेरे संबंध है, तो जाहिर है कि मैं उनकी खामियों को नजरअंदाज करता हुआ उनकी खूबियों को ही देखूंगा। जी जी जी। और जब लवलेश जी की रचना मेरे सामने आएगी तब फिर मैं रचना पे बात करूंगा जी। तो वो जो चीजें हैं उससे हिंदी गजलकारों का तो भला हो सकता है, लेकिन हिंदी गजल का भला नहीं हो सकता। जी जी। जबकि अगर हम हिंदी गजल के साथ एक सही आलोचना उसकी करें, उसके सही पक्ष को सामने रखें, तो हिंदी गजल का भी उन्नयन होगा और उसके साथ साथ हिंदी गजलकारों का स्वयं उन्नयन हो जाएगा, स्वतः उन्नयन हो जाएगा। तो इसलिए हमें ईमानदारी के साथ इस काम को करना चाहिए। अब ये जो व्याकरण गजल का पुस्तक है, इसमें कुछ लोगों के शेर भी हैं, कुछ लोग मुझसे नाराज भी हैं कि आपने इन लोगों को क्यों शामिल कर लिया, इनमें आप कमी निकाल रहे हैं। तो मैं इनका कमी थी इसलिए निकली है। मेरा उद्देश्य किसी को हतोत्साहित करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है, बल्कि गजल के प्रति एक स्वच्छ वातावरण तैयार करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो हमारे आने वाले लोग हैं, आने वाले जो नए रचनाकार हैं, वो उससे दिशा प्राप्त कर सके। और अगर हम इसमें गलत काम करेंगे, गलत लिखेंगे, गलत चीज को सही बताएंगे, तो फिर वो हमारी जो अगली पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित होगी और वो अच्छी बात नहीं होगी उस विधा के लिए खासतौर से। अच्छा, तो आप मानते हैं कि किसी भी विधा के प्रचार प्रसार में या बढ़ाने के लिए आलोचना का स्थान है? बिल्कुल है, महत्वपूर्ण स्थान है। आलोचना नहीं है तो फिर हमारी कमी को कोई कैसे बताए? तुलसीदास जी ने थोड़ी कह दिया कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो उसका स्थान है। हालांकि वो निंदक नहीं होता, वो तो एक सही चीज को सामने ला रहा है। अगर मुझ में कमी है, मैं तो आज भी कोई मुझे टोकता है, मेरी किताब अभी जो गजल की आई है उसमें मैंने कुछ लोगों ने मुझे टोका और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उसको मैंने सही भी किया और धन्यवाद देते हुए उनका नाम भी लिया और मैंने ये भी लिखा उस किताब में कि इन सज्जन ने मुझसे यहाँ ये कमी बताई थी और इस तरह से उन्होंने कराया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। तो ये ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। आज जो कमी आपने मेरी अगर कोई कमी निकाली है, तो आज जो कमी आपके सामने, सिर्फ आपके सामने है, वो कमी अगर आप नहीं बताएंगे तो हजारों लोगों के सामने जाएगी। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़े तो आप ही तैशी हैं कि आपने मेरी कमी मुझे बताई और कमी दूर करने का एक अवसर मुझे दिया। आपका धन्यवाद तो मुझे कई बार करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है वो। जी अच्छा नाज साहब, आपने तो गजल का कल भी देखा है और गजल का आज भी देखा है, और आज के बाद अब गजल के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? कौन सी गजल? जो गजल आप लिखते हैं उसी की पारंपरिक या हिंदी गजल, समकालीन गजल की बात कर रहे हैं? आजकल का समय जहां तक मुझे लगता है समकालीन गजल का समय है। समकालीन का परंपरागत गजल तो अपेक्षाकृत कम हो चुकी है, क्योंकि एक समूची विचारधारा है जो साहित्य में बदल चुकी है। आज जब तक जन सरोकार नहीं है, हमारे समय की पीड़ाएं नहीं है, मनुष्य के कष्ट नहीं है और समस्याएं नहीं है, तब तक तो रचना है नहीं। लोगों का एक ऐसी मान्यता है और मेरे हिसाब से सही भी है। जब तक अपने समय को ही, क्योंकि साहित्यकार तो समय को ही दिखाता है ना, साहित्य। तो आप एक सामान्य रूप से गजल पर, समकालीन गजल पर ही बताइए कि उसको आप किस प्रकार से उसका भविष्य देखते हैं? देखिए, समकालीन गजल की जहां तक बात है, गजल ही नहीं कोई भी विधा हो, अगर वो सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ी हुई है तो हमेशा जिंदा रहती है। बिल्कुल। और अगर सामाजिक सरोकार उसके साथ जुड़े हुए नहीं है तो कुछ दूर पैदल चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद वो थकार के बैठ जाती है। हिंदी गजल सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है और इसलिए उसका भविष्य बहुत अच्छा है। बस गजलकार थोड़े से, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो थोड़ा सा संभल के अगर चले तो इसके स्वर्णिम भविष्य समकालीन गजल का है, इसमें दो राय नहीं। मतलब हम समकालीन गजल के भविष्य को अच्छा मानते हुए चलते हैं कि आगे आने वाले समय में चलेगी। अच्छा, आपके कोई शिष्य ऐसे हैं जिनके प्रति आप आशान्वित हैं?
जैसे नूर साहब के शिष्य तो आप थे और नूर साहब आपको लेके काफी आशान्वित होंगे कि आप गजल को आगे बढ़ाएंगे। आपके शिष्यों में मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसे शिष्य हैं जिनके प्रति आप आशान्वित हैं? मेरे एक शिष्य हैं, शाहजहांपुर रहते हैं, पीयूष शर्मा। अच्छा। उन्होंने गीत लिखते हैं, मुख्य रूप से तो गीतकार हैं, लेकिन उन्होंने गजलें भी कही हैं। अच्छा। उन्होंने एक किताब मुझ पर लिखी है। अरे वाह। डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज की काव्य चेतना। और ये बड़ा काम उन्होंने किया कि जितनी मेरी गजल की पुस्तकें थी उनको सबको जैसे समाज को अलग छांटा, अध्यात्म को अलग छांटा, श्रृंगार को अलग छांटा, उन सब चीजों को अलग अलग करके उन्होंने ये किताब तैयार किया, आलोचनात्मक पुस्तक। और गजल के प्रति इस बच्चे का रुझान भी बहुत अच्छा है। अच्छा। एक और बच्चा है मनीष मोहक, बेगूसराय का रहने वाला है जी। है तो अभी स्टूडेंट वो, लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है जी। एक अलवर राजस्थान की डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय है जी, जो बहुत परिश्रम गजल में कर रही हैं। तो कई लोग हैं जी, और भी हैं जी, जो अच्छा, मैं थोड़ा सा सख्ती से उसमें शिल्प के मामले में हाँ, मैं तो छंद का कट्टर पक्षधर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि जो मेरा जो शिष्य मंडली है वहाँ भी मैं उनको ये सब चीज़ें नहीं करने देता। जी जी। तो कई बच्चे हैं उस तरह के जो अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। और मेरा ही नहीं बल्कि गुरुदेव कृष्ण बिहारी नूर साहब को भी एक अच्छा लिखकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। तो मुझे काफी उनसे आशाएं हैं उन बच्चों से। चलिए, ये तो आपके शिष्यों की बात है जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए नहीं है, जो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, गजल के शौकीन है, गजल लिखना चाहते हैं, गजल लिख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगा कि आप किसी को गुरु बनाइए। शिष्य का मतलब है कि आप शून्य होकर जाइए, किसी को गुरु बनाइए, यथोचित उनको सम्मान दीजिए, उनके प्रति समर्पित होइए। और ऐसा नहीं कि गुरु आपको जब टोकता है तो आपके भले के लिए टोकता है जी। गुरु कभी समाज में टोकने वाले दो तरह के लोग होते हैं कि एक तो वो लोग होते हैं जो आपको अपमानित करना चाहते हैं, एक वो लोग होते हैं जो आप में सुधार लाना चाहते हैं जी। तो गुरु वही व्यक्ति है जो आप में सुधार लाना चाहता है। इसलिए गुरु बनाएं किसी को। और अगर मित्र टोक रहे हैं किसी कमी पर तो उनकी बात को नजरअंदाज ना करें, उनसे नाराज ना हो। आप उनकी बात माने या ना माने, लेकिन उनको धन्यवाद जरूर दें कि तुमने हमारी कमी को बताया और हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो शिल्प के प्रति, भाषा के प्रति जागरूक रहें और समाज में जो घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें संवेदनशीलता के साथ महसूस करें और उनको व्याख्यायित करें, उनको लिखें, अच्छी तरह से लिखें। मैं तो नई पीढ़ी से यही चाहता हूँ। जी जी जी। और उन लोगों से बचें जो कहते हैं कि अरे इतना चलता है। जी। तो नाज साहब, आपसे बहुत ढेर सारी बातें हुई हैं, गजल पर हुई हैं, कविता पर हुई हैं और मंच की कविता पर भी हुई है, वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य हैं उन पर भी हुई है। अब मैं चाहता हूं चलते चलते आप अपनी एक गजल हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। चलिए, जहाँ तक सामाजिक सरोकार की बात थी, मैं तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ गजलकार हूँ जी। 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। ये तरफदारी नहीं करते कभी हम उन मकानों की, तरफदारी नहीं करते कभी हम उन मकानों की, छतें जिनकी हिमायत चाहती हो आसमानों की। क्या बात है, क्या बात है। तरफदारी नहीं करते कभी हम उन मकानों की जी, छतें जिनकी हिमायत चाहती हो आसमानों की। और ये कॉलोनी है या बाजार है बेरोजगारों का, ये कॉलोनी है या बाजार है बेरोजगारों का, जिधर देखो
कतारें ही कतारें हैं दुकानों की। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कॉलोनी के हर घर में एक दुकान, बिल्कुल, जिधर देखो कतारें ही कतारें हैं दुकानों की। और मुरादाबाद को पीतल नगरी किन्होंने बनाया जी। मैं शेर सुनाता हूँ कि मुरादाबाद में कारीगरी ढोता हुआ बचपन। मुरादाबाद में कारीगरी ढोता हुआ बचपन, लिए फिरता है सांसों में सियाही कारखानों की। क्या बात है, बहुत खूब। लिए फिरता है सांसों में सियाही कारखानों की। और तू जिस इंसाफ की देवी का आपने चित्र देखा होगा कि उनकी जो आंख की पट्टी है वो कानों को ढकते हुए पीछे तक निकल जाती है। यहीं से मैंने शेर उठाया है कि तू जिस इंसाफ की देवी के आगे गिड़गिड़ाता है, तू जिस इंसाफ की देवी के आगे गिड़गिड़ाता है, वो तुझको न्याय क्या देगी, ना आंखों की न कानों की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वो तुझको न्याय क्या देगी, ना आंखों की न कानों की। और ये युवाओं के लिए शेर पेश कर रहा हूं। स्वागत। कि उगा है फिर नया सूरज, दिशाएं हो गई रोशन। उगा है फिर नया सूरज, दिशाएं हो गई रोशन। परिंदो तुम भी अब तैयारियां कर लो उड़ानों की। वाह 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 वाह, क्या परिंदो तुम भी अब तैयारियां कर लो उड़ानों की। जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी साथियों, ये थे कृष्ण कुमार नाज जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आज उनसे गज़ल के बारे में बातचीत हुई, मंचीय कविता के बारे में बातचीत हुई और गज़ल के व्याकरण के कथ्य और शिल्प के बारे में विस्तृत बातचीत हुई। इसके साथ ही साथ आपने उनकी गज़ल भी सुनी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें अवश्य बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आगे आपसे हम ऐसे ही कार्यक्रमों में और भेंट करते रहेंगे, भेंट वार्ता करते रहेंगे। आइए हम सब धन्यवाद देते हैं कृष्ण कुमार नाज जी का। नाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शब्द संवाद को समय दिया। लवलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। और अपने सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपने विचार भी, जो मैंने बातें कही हैं उस पर अपने विचार भी रखिएगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लवलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।